Assalamualaikum students, hope you are all doing well. So today the topic of our discussion is Oscar Wilde, which belongs to our previous lecture, the importance of being earnest. As we know, हमने start किया हुआ था the importance of being earnest. तो मुझे ये महसूस हुआ कि अगर हम उसकी राइटिंग को पढ़ रहे हैं तो उसके राइटर के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और वैसे भी ऑस्कर वाइल्ड हमारे एक लिटरेरी फिगर है इंग्लिश हिस्ट्री के, तो हमें ड्रामा इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के राइटर ऑस्कर वाइल्ड को भी डिस्कस करना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक। सबसे पहले हमने बताना है कि ऑस्कर वाइल्ड की डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका पूरा नाम क्या है। ऑस्कर वाइल्ड की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 अक्टूबर 1854। आयरलैंड में ये पैदा हुए थे। हमें इसके इंट्रोडक्शन से ही पता लगता है, इनकी राइटिंग से ही पता लगता है कि ये 19 या 20 सेंचुरी के कितने बड़े लिटरेरी फिगर थे। ऑस्कर फिंगल विल्स वाइल्ड, ऑस्कर वाइल्ड जिन्हें हम आज जानते हैं। हम इस वीडियो के अंदर लाइफ, उनका मेजर वर्क्स क्या थे, उनका डाउनफॉल कैसे हुआ, उनकी लेगेसी क्या है लिटरेचर के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, ये सब डिस्कस करेंगे बिल्कुल कंसाइज और इजी वे में, विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। मैं खुद इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि बंदा एक्सप्लेनेशंस में जाए पर बिल्कुल क्वालिटी पे मैटर करे, ना कि क्वांटिटी पे। लेकिन मेरे इस चीज़ पे मेरा फोकस है कि मैं आपको क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड विद हिज लाइफ एंड करियर। जैसा कि हमने बताया कि इनकी बर्थ ये है, आगे हम इनकी लाइफ को डिस्कस करते हैं कि पहले पैदा हो गए, फिर उनकी जो स्टडी है वो कहाँ की थी। पहले उन्होंने डब्लिन में ही कॉलेज में पढ़ा, फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा। ठीक है। विट एंड फ्लेम बोएंट स्टाइल, विट एंड फ्लेम बोएंट स्टाइल कौन सा होता है कि बिल्कुल सादा सा, बहुत खूबसूरत सा। लीडिंग फिगर थे एस्थेटिक मूवमेंट के। स्टूडेंट्स, ये वैसे भी एक इम्पोर्टेंट हमारी एक टर्म है एस्थेटिक मूवमेंट। एस्थेटिक मूवमेंट होती है आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक। अब ये क्या होता है, कुछ आर्टिस्ट जो थे ना, या कुछ राइटर्स थे, वो दिली सुकून के लिए, यानी आर्ट फॉर आर्ट्स से का मतलब है कि अपनी राइटिंग को दिली सुकून के लिए लिखते थे, विदाउट रिगार्डिंग एनी फेम एनी पावर। यानी उन्हें फेम या वो नहीं चाहते थे कि हमारी तारीफ की जाए, वो इसलिए लिखते थे कि उनको दिली सुकून मिलता था। ये होती है एस्थेटिक मूवमेंट, आर्ट फॉर आर्ट से। ठीक है। लाइफ में ही आ जाता है कि उसने एसेज लिखे थे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, पोइम्स लिखी थी, टेल्स लिखी थी, प्लेज लिखे थे, नॉवेल्स लिखे थे। ये फर्दर हम उसकी राइटिंग्स जब पढ़ेंगे ना, हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब हम इसके लाइफ का ओवरव्यू ले रहे हैं। अच्छा, सबसे बेसिकली जो उसका एम था ना, वो कॉमेडी लिखता था, कॉमेडी ऑफ मैनर। फर्स्ट हमने टर्म जो पढ़ी एस्थेटिक मूवमेंट, सेकंड हमारा आ जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर। कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होता है, मैंने आपके लिए लाइनिंग लगाकर वीआईपी नोट्स भी साथ ही लगा दिए हैं, ताकि आपको इसके लिए दोबारा कहीं गूगल या किसी साइट पे जाके सर्च ना करना पड़े। तो कॉमेडी ऑफ मैनर क्या होता है, ऐसी कॉमेडी होती है जो सोसाइटी के ऊपर या सोसाइटी में चल रहा होता है उसके ऊपर कमेंट करती है या उसके ऊपर बात करती है, राइटिंग के अंदर उस बारे में जिक्र होता है। आ genre ऑफ रियलिस्टिक स्टैटिस्टिकल कॉमेडी that question and comments upon the manners and societal conventions of greatly sophisticated artificial society। यानी कि ये ऐसी राइटिंग्स होती हैं, इसके अंदर जो राइटर्स हैं ना, उस सोसाइटी के ऊपर सवाल उठा रहे होते हैं, अपनी राइटिंग्स के जरिए हालात बता रहे होते हैं मौजूदा सोसाइटी के। ओके, आगे हम चलते हैं। उनकी लाइफ ये सारी हमने बता दी, डिस्कस कर ली। अब हम उनके वर्क्स पे आ जाते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये नॉवलिस्ट थे, राइटर थे, तो आपको जब ऑस्कर वाइल्ड के बारे में बताना है तो उसकी मेजर राइटिंग्स के बारे में भी बताना है। अच्छा, सबसे पहले उसने एक नावल लिखा था, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, 1890 में उसने लिखा था। अच्छा, ये जो था ना, ये हम इसको डिटेल में नहीं बताएंगे, ये मैंने आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको ऐड किया है। ये ना बेसिकली एक गॉथिक नावल है। गॉथिक नावल होता है जिसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स लाइक घोस्ट और हॉरर टाइप योनरा होता है। ये जिसमें एटमॉस्फेयर है ना, वो थोड़ी टेरर होती है, खौफ का माहौल होता है। तो एक ये इनका नावल था। फिर हम इनके प्लेस पे आ जाते हैं। इनके प्लेस काफ़ी थे, लेडी विंडरमेयर फैन, आ वुमेन ऑफ नो इम्पोर्टेंस, एन आइडियल हस्बैंड, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, वही कॉमेडी जो हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की है। आगे हम आ जाते हैं। अब लाइफ है, उसके वर्क्स हैं, एक राइटर है, वो कहते हैं ना सिद्धू मूसे वाले की तरह, फेम भी है और ब्लेम भी है। तो ये हिसाब है कि इसका डाउनफॉल भी आया है। किस तरह आया मैं बताती हूँ। ऑस्कर वाइल्ड के बारे में ये कहा जाता है कि जो इनके है ना,
ये इनकी पर्सनैलिटी है या ये जो हैं ये ना थोड़े से गे टाइप थे। ये मैं नहीं कह रही है, सोसाइटी उनके बारे में कहा जाता है। इनके ना एक दोस्त है लॉर्ड एल्फ्रेड, उसके फादर ने ना इनके बारे में इनके ऊपर चार्जेस लगाए थे कि ये मेरे बेटे के साथ ऐसे रिश्ता है इसका, जैसे वो मेल टू मेल सेक्सुअल रिलेशनशिप है इनका। तो उनको ना इनके ऊपर डाउट्स थे और इस बारे में ना उनको ना ट्रायल भी हुआ था उनका। ग्रॉस इंडिकेंसी क्या होता है? यही होता है कि परफॉर्मिंग एक्ट डेट आर सेक्सुअली ऑफेंसिव बाय स्टैंडर्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, यानी कि कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के खिलाफ जाके जो हरकतें की जा रही हैं या वो जो हरकतें कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड्स फादर, वो कहते हैं कि ये बंदा जो है ना ये सही नहीं है, ये इसके मर्दों के साथ ताल्लुकात हैं, इसको ऐसे है, इसकी ये मतलब उनके ऊपर ना काफ़ी चार्जेस उसके फादर ने लगाए थे जो इसके डाउनफॉल का सबब बनी थी, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल के लिए प्रिज़न भी हुआ था। और जैसे ही वो रिलीज़ होते गए ना वहाँ से, क्योंकि उनके बारे में इतनी बदनामी हो चुकी थी कि उनको फ्रांस से एग्ज़ाइल करना पड़ा, यानी वो वहाँ से भाग गए, वहाँ से चले गए। अब बात आ जाती है उनकी लेगेसी की कि एक इंग्लिश हिस्ट्री के अंदर या उनका क्या एम था, उनका क्या नाम रहा है, वो क्या नाम छोड़ के गए हैं अपनी हिस्ट्री के अंदर। अच्छा, वो याद किए जाते हैं आज तक उनकी विट की वजह से। विट क्या होता है कि ऐसी वर्डिंग यूज़ करना जो बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है रीडर के ऊपर, पढ़ने वाले के ऊपर। वो अपने एक विट स्टाइल की वजह से मशहूर हुए। उसके बाद वो पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स जो यूज़ करते थे ना, यानी ऐसी वर्डिंग यूज़ करना जो मतलब कि अगले को चौकन्ना कर दे, वो चौंक जाए अगला, ऐसी उनकी वर्डिंग होती थी। अब देखा जाए कि उनकी बात ऐसी होती थी, कहने को वो आम और सिंपल होती थी, डबल मीनिंग रख जाती थी, बड़ी एक बात होती थी। जैसे हम कहते हैं कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं शेर भी खा जाऊँ, ये होती है कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कि एक चीज़ को बढ़ा के बताना। तो वो उनके बारे में कहा जाता है, एक कोट उनका बड़ा मशहूर, हम कोट कर दें। अच्छा, मेरी एक बात याद रखना, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो ना, आपकी कोटेशन से क्वेश्चन ब्यूटीफुल हो जाता है, उसकी एक अलग ही अपर लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। तो याद रखा करें कि आप जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो कोटेशन लाजमी यूज़ किया करें। तो एक उनकी कोटेशन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी जो मेरी भी फेवरेट है, आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। वो कहते हैं कि ना हर चीज़ का ना वो चीज़ को ऐसे बयान करते हैं कि करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। ये भी उनका सटायरिकल एक वे था, ठीक है। ख़ास तौर पे वो विक्टोरियन सोसाइटी के थे, उसके ऊपर ही क्रिटिसाइज़ करते थे, उसके ऊपर ही सटायर करते थे, अपनी सोसाइटी को ही लेकर चले हैं वो। उसके बाद उनके स्टाइल पे आ जाएँ तो वही बात, वीट ही हर जगह आ रही है कि उनका क्लेवर वर्डिंग थी, फ़नी स्टेटमेंट्स देते थे, बात अपनी कर जाते थे, थॉट्स को क्लियर कर जाते थे, ऐसी-ऐसी डबल मीनिंग बातें करते थे। जिससे क्या होता था कि सोसाइटी की डिस्क्रिप्शन हो जाती थी कि उन्होंने बड़ा, आपको मैंने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें नावल करवाया है, उसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि उन्होंने कितना ज़्यादा सटायर किया है करैक्टर्स को यूज़ करके, उनकी वर्डिंग को यूज़ करके। तो उनका लिटरेरी स्टाइल क्या था कि वो वीट और एपिग्राम्स को यूज़ करते थे। एपिग्राम्स क्या होते हैं कि छोटी बात में ना, वो कहते हैं ना, दरिया को कूज़े में बंद कर देना, ये उनका हिसाब था, ठीक है। सटायर करते थे, सोशल क्रिटिसिज्म, बार-बार मैंने आपको ये चीज़ क्लियर की है। उसके बाद आ जाता है क्लास डिस्टिंक्शंस पे की हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में भी कैसे क्लास को उन्होंने बार बार डिस्कस किया है कि जेंडर कितना मैटर करता है। मैरिज और मोरालिटी, मैरिज पे सारा मैंने आपको बताया था कि उस दौर के उस इरा के दो जो था सोसाइटी का कितनी मैटर करती थी चीज़, क्लास मैरिज के लिए एक क्लास कितनी मैटर करती थी। एस्थेटिसिज्म के बारे में बताया है मैंने आपको कि उस पे फोकस करते थे कि आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक्स होना चाहिए। वो कहते थे कि आर्ट शुड एग्जिस्ट फॉर ब्यूटी नॉट मोरल इंस्ट्रक्शन। वो कहते थे जो आता है दिल की तस्कीन के लिए लिखो, ना कि आप सोसाइटी को देखो, मोरालिटीज़ को देखो। उसके बाद ना, अब जैसे कि हमने पढ़ा था इनका इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, उसमें एक था सीरियस टॉपिक था मैरिज वाला, लेकिन उसके अंदर कॉमिक एलिमेंट्स पाए जाते थे ना, ये तो उनकी खूबसूरती थी राइटिंग की कि वो कैसे ब्लेंड कर देते कॉमेडी को सीरियसनेस के साथ। सिंबलिज्म को यूज़ करते थे, यानी कि एक चीज़ों को ना दूसरों से मुशाबत देते थे। उसके बाद आ जाता है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा ब्यूटी को मोरालिटी से किया है। वो कहते थे कि ब्यूटी को मोरालिटी बेस्ड होना चाहिए, ना कि हाइपोक्रेसी बेस्ड होना चाहिए। वो कहते थे कि करप्शन जो है ना वो डिके का बाइस है,
ये सारा जो आप कर रहे हैं इसके नुकसान है। यानी उनकी लैंग्वेज जो थी ना वो बड़ी एलिगेंट थी, स्टाइल जो था उनका रिफाइन था, पॉलिश था, म्यूजिकल था, ठीक है। और वो ना फ्रेंच राइटर से बड़े इन्फ्लुएंस थे उनसे। और अगर हम हिस्ट्री भी पढ़े ना इंग्लिश, तो ज़्यादातर जो राइटर्स हैं ना हमारे नामवर जो जाने जाते हैं वो फ्रेंच राइटर से बड़े इन्फ्लुएंस थे। वो कहता था, इनका एक नाम राइटर थे, उन्होंने इनके बारे में क्या खूबसूरत बात किया, जिसको मैं कह के अपने शायद टॉपिक को एंड करने वाली हूँ, कि वाइल्ड मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, कि उनकी लैंग्वेज के ऊपर कितनी मास्टरी है। हिज एबिलिटी टू क्रिएट मेमोरेबल करेक्टर्स एंड हिज इनफाइटफुल कमेंट्री ऑन सोसाइटी मेक हिम अ ट्रूली ग्रेट प्लेराइट। कि यानी उनकी ये जो सारी स्किल्स हैं वो किस तरह उनको ट्रूली ग्रेट प्ले राइट बनाती हैं हिस्ट्री के अंदर, जो आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, हम उनकी राइटिंग्स पढ़े हैं। तो अपने टॉपिक को मैं यहीं पे क्लोज करना चाहूँगी और ये कहना चाहूँगी कि ऑस्कर वाइल्ड नो डाउट ये वो इंसान है जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी फेस की, उसने डाउनफॉल देखा, लेकिन आज उसकी लेगेसी को याद रखा जाता है। तो ऐसा कुछ करके जाएं, बंदे याद करें आपकी राइटिंग्स को, आपके कामों को, आपकी जान पहचान इतनी हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।